तो अभी मैं आपको अपना आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 का अपना मार्क्स दिखाऊंगा। और इस बार आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में कितना क्वेश्चन सही कर देने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और जितने लोग घबराए हुए हैं इस नए आपके परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में, इस पर भी हल्का से बातें करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आज का वीडियो आप लोग अच्छे से पूरे देखो और समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, उससे पहले मैं अपना मार्क्स दिखाता हूं जो जो मैंने 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में दिया था। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पास आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि 2018 वाला ग्रुप डी एग्जाम में मैं अपियर हुआ था। ठीक है, और आज से ठीक 3.5 साल पहले मैंने एक स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बड़ी अच्छे से आपको बताया था कि कैसे मैंने कितने कम समय में इस आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को मैंने इजीली क्रैक किया था। और जैसे कि आप देख भी सकते हो मेरा मार्क्स यहाँ पर, सबसे पहले देखो मैं आरआरबी रांची से अप्लाई किया था, यानी अपने होम स्टेट से ही मैंने अप्लाई किया था। और नाम जैसे कि आपको दिख रहा है मेरा रविकुमार प्रसाद। अब यहाँ पर देखो ये मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स है 85.71429। ठीक है, मेरे रॉ मार्क्स की बात करेंगे तो 72 पॉइंट समथिंग थे। और मैंने दिसंबर में शिफ्ट दिया था, आपका मतलब पेपर दिया था, जिसमें मेरे 13 मार्क्स आपके मुझे मिले थे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में। ठीक है, और मैं पीईटी में क्वालिफाई भी हुआ था। अब यहाँ पर कुछ लोग पहले से भी पूछते आए हैं और आज भी पूछते हैं कि मेरा आगे चल के क्या हुआ था ग्रुप डी एग्जाम में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको ये बताया भी था पहले भी कि मैं पीईटी में मैं गया ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त मुझे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में नहीं जाना था। तो इसलिए मैंने सोचा क्या ही आपके एक सीट पर बात करना, तो इसलिए मैं आपका नहीं गया था। तो ये तो हो गया मेरा मार्क्स 2018 का जो मैंने आपका स्कोर किया था। अब बात करेंगे कि आपका इस बार के आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में कितना क्वेश्चन आपको सही करना चाहिए, या फिर आपका कौन सा जोन है, आपके लिए आपके जोन में कितना कट ऑफ मार्क्स आपका जाएगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल से एक लंबे समय से जुड़े होंगे या फिर नहीं भी जुड़े हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको हमेशा से एक ही चीज़ बोलता आया हूँ कि आप अपना कोई भी गोल फिक्स करते हो ना, तो कभी भी नंबर पर अपना गोल फिक्स मत करो कि मुझे 70 मार्क्स लाने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जोन के कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाले, या फिर आपके जोन में कंपटीशन बहुत हाई है और आपने सोच रखा है कि मुझे किसी भी कीमत में 80 मार्क्स लाना है या फिर 85 मार्क्स लाना है, तो ये बहुत गलत डिसीजन हो रहा है, या फिर आपका बहुत गलत आप कर रहे हो कि आप अपना गोल मार्क्स में फिक्स कर रहे हो। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि देखो, मार्क्स पे कभी भी आप फोकस मत करो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ 100% पर देने पर होना चाहिए। फिर उसके बाद पेपर चाहे हार्ड आए चाहे इजी आए, आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ 100% देने पर होना चाहिए। उसके बाद देखो ना, एक बार आप अपना फोकस 100% देने पर रखो, उसके बाद आपका नंबर भले ही 70 क्यों ना आए, आप इजीली, कंपटीशन कितना भी हाई क्यों ना हो आपका जोन में, आप इजीली पीईटी भी क्वालिफाई करोगे और साथ ही साथ आप फाइनल मेरिट लिस्ट पर भी पहुंचोगे। मैं यही बोलता हूं, अगर आप पहले से अगर आप मार्क्स में अगर आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे इतना मार्क्स लाना है, मेरे जोन में पिछला में इतना गया था, अब मुझे इस बार इतना रॉ मार्क्स लाना है, या फिर कुछ लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं कि आपके जोन में अगर कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो आपको अपना टारगेट इतना रखना है। तो देखो, टारगेट रखना बुरी बात नहीं है, बट आप यही मान के चलोगे कि मुझे इतना करना है किसी भी कीमत में, तो ये फिर गलत हो जाता है। फिर यही चीज़ आपको पेपर में गलती कराता है, फिर आपका गड़बड़ हो जाता है, फिर आपका पेपर आपसे दूर हो जाता है। तो इसलिए बोलता हूँ ये गलती आप मत करो। यहाँ पास फोकस सिर्फ और सिर्फ 100% देने पर होना चाहिए। उसके बाद तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके लेवल पेपर के अप एंड डाउन होंगे ना, तो ये सब आपका बिगड़ सकता है। बात समझ रहे हो? तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाद बाकी 100% एक बार आप दे कर देखो ना, फिर आपका मार्क्स मेरे से भी ज़्यादा आएगा, मुझे विश्वास है। और फिर यहाँ पर कुछ लोग जो बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में आपका इस बार जो परसेंटाइल बेस्ड होने जा रहा है, इसमें भी कई सारे लोग घबराए हुए हैं। देखो, मैं क्या बोलता हूँ ना, सीधा सीधा कि देखो, पहले वाला नॉर्मलाइजेशन मेथड और अभी वाला नॉर्मलाइजेशन मेथड जो अभी आपका होने वाला जा रहा है परसेंटाइल बेस्ड, मुझे अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो मैं बोलूंगा कि देखो, दोनों के अपने अपने फायदे थे और अपने अपने नुकसान थे। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों के अपने फायदे से नुकसान है, तो इस बार भी जो आपका परसेंटाइल बेस्ड होने जा रहा है ना, तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि अब तो हम लोग इसको कुछ कर नहीं सकते, ना पहले वाले का कुछ कर सकते थे ना अभी वाले का कुछ कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बार वाले के भी अपने जो प्रो और कॉन्स है ना, उसको अपने जगह पे ही रहने दो। आपको अपना मेहनत करना है, क्योंकि अगर आपने सच में मेहनत किया है ना इन 3-4 सालों में, तो फिर तो आपको कोई से भी टेंशन नहीं लेना है। नॉर्मलाइजेशन भी आपको रोक नहीं सकता है, जो भी मेथड से लोग नॉर्मलाइजेशन कर ले, परसेंटाइल बेस्ड से या फिर कैसे भी कर ले, आपको कोई रोक नहीं सकता। सीधी सी बात है।
ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में, या फिर जितने भी लोग परेशान है कि इस बार कुछ उल्टा सीधा आपको लगता होगा कि इस बार कोई उल्टा सीधा तरीके से नॉर्मलाइजेशन होकर कहीं मेरे को कहीं बाहर ना कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को क्लियर है। जाते जाते मैं एक चीज़ और इसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे कि जिनके पहले फेज में एग्जाम हो जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि उनका घाटा है, जिनके बाद में होंगे तो वो एनालिसिस का फायदा उठा लेंगे। तो देखो, फायदे तो उठाएंगे जरूर, बट मैं आपको बोलना चाहता हूं और ये चीज आपको पता भी होना चाहिए कि जिनके भी पहले दिनों में एग्जाम है, खासकर पहले 2-3 दिन जिनके भी शिफ्ट में जिनके जिनके भी एग्जाम होंगे ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेलवे का इतिहास रहा है या फिर और भी कई सारे का एग्जाम जो लंबे लंबे दिनों में तक चलता है, पहले का दिनों का पेपर का लेवल और लास्ट दिनों का पेपर का लेवल दोनों में बहुत का अंतर हो जाता है। तो इसलिए अच्छा है कि आपका पहले में ही हो जा रहा है। और बाद बाकी 20-25 दिन और 30 दिन अगर किन्हीं को मिल ही गया तो क्या ही मिल गया, क्योंकि आपको 3.5 साल क्या कम लगा था क्या इसके रेस्पेक्ट में? आप सोचो मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो इसलिए बोलता हूं, आपका पेपर पहले दिन में है तो अच्छे से फुल कॉन्फिडेंट के साथ पेपर दो। ये मत सोचना कि पहले बाद वाले लोगों को फायदा मिलेगा, बाद वाले लोगों को तो बाद में ही पता चलेगा कि क्या उन पर बीतेगा। बात समझ रहे हो? तो ये अब उम्मीद करता हूँ ये भी मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो बस यही था वीडियो में जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। बाद बाकी मुझे विश्वास है आप एकदम फोड़ के रख दोगे इस ग्रुप डी के एग्जाम को। तो बस मैं यही चाहता भी हूँ कि किसी से भी कोई भी गलती ना हो इस लास्ट वक्त में। ठीक है, तो चलिए, तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोग बड़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। बाद बाकी अगर आपका कोई सा भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।